ये एक एक ऐसा टॉपिक है जिस पर शायद ही कोई बात करना चाहेगा, है ना? अपने किसी अपने को इस हाल में सोचना भी बहुत मुश्किल है, जब तक कि मजबूरी ना हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमें इन चीज़ों के बारे में पहले से पता हो, तो हम मुश्किल समय में शायद बेहतर और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। सोचिए, असली मुश्किल आती कब है? ये तब शुरू होती है जब कोई इंसान किसी एक्सीडेंट, किसी बीमारी या बस उम्र की वजह से इस हालत में ही नहीं होता कि वो अपनी मर्जी बता सके। और तब उनके लिए फैसला दूसरों को लेना पड़ता है कि इलाज चलता रहे या नहीं। और ये फैसला, यकीन मानिए, किसी के लिए भी आसान नहीं होता। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। भारत में राइट टू डाई विथ डिग्निटी या सम्मान के साथ मरने का अधिकार क्या है। खासतौर पर हम बात करेंगे पैसिव यूथेनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के कानूनी और नैतिक पहलुओं पर। कोशिश करेंगे कि सारी बातें साफ हो जाएं। तो चलिए देखते हैं कि हम इस पूरी बातचीत को कैसे आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया में आखिर फर्क क्या है। इसके बाद भारत के उन बड़े कानूनी मामलों पर नजर डालेंगे जिन्होंने गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार को आज ये शक्ल दी है। और फिर आखिर में हम देखेंगे कि ये कानून असल में काम कैसे करता है और अपने लोगों को इस बारे में बताना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक चीज से शुरू करते हैं, एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया। भारत में इस कानून को समझने के लिए इन दोनों के बीच का अंतर जानना बेहद जरूरी है। तो एक्टिव यूथेनेशिया का मतलब है जीवन खत्म करने के लिए कोई एक्शन लेना, कोई काम करना, जैसे कोई जानलेवा इंजेक्शन देना, और ये साफ तौर पर भारत में गैर कानूनी है। दूसरी तरफ है पैसिव यूथेनेशिया। इसमें जान बचाने वाले इलाज को या तो रोक दिया जाता है या फिर शुरू ही नहीं किया जाता, जैसे वेंटिलेटर हटाना या फीडिंग ट्यूब निकालना। और ये कुछ खास शर्तों के साथ भारत में लीगल है। तो आसान शब्दों में कहें तो पैसिव यूथेनेशिया का मतलब है जब कोई इंसान किसी लाइलाज बीमारी से जूझ रहा हो या ऐसी हालत में हो जहां से रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं है, जिसे परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं, तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कानूनी तौर पे बंद कर देना और नेचर को अपना काम करने देना। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत में पैसिव यूथेनेशिया को कानूनी मान्यता मिली कैसे? देखिए, ये रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे एक लंबी कानूनी लड़ाई है जो कई बड़े और जरूरी अदालती मामलों से होकर गुजरी है। इस पूरे सफर में ना 3 बहुत बड़े माइलस्टोन्स हैं। सबसे पहला 2011 का अरुणा शानबाग केस। ये वो मामला था जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बहुत सख्त मेडिकल और कानूनी निगरानी के साथ पैसिव यूथनेशिया को लीगल किया। फिर आया 2018 का कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस ने तो इसे एक संवैधानिक अधिकार बना दिया। और फिर सबसे ताज़ा मामला हरीश राणा केस का है, जहां इन बनाए गए नियमों को पहली बार कामयाबी से लागू भी किया गया। चलिए अब जरा 2018 के उस कॉमन कॉज वाले केस को थोड़ा और गहराई से देखते हैं, क्योंकि इस एक फैसले ने ना भारतीय कानून को 2 बहुत ही बड़ी और जरूरी चीजें दी। इस फैसले की सबसे जरूरी बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जो राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार है, उसी में राइट टू डाई विद डिग्निटी यानी सम्मान के साथ मरने का अधिकार भी शामिल है। सोचिए, इस एक लाइन ने पैसिव यूथेनेशिया को सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया से उठाकर एक फंडामेंटल राइट, एक मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया। और इतना ही नहीं, इसी फैसले ने लिविंग विल्स को भी कानूनी मान्यता दी। अब ये लिविंग विल क्या है? ये आप कह सकते हैं एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कोई भी इंसान अपनी पूरी होशो हवास में स्वस्थ रहते हुए बना सकता है। इसमें वो पहले से लिख देता है कि अगर भविष्य में कभी वो अपनी मर्जी बताने की हालत में ना रहे तो उसका मेडिकल इलाज कैसे किया जाए। अच्छा, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कुछ साफ-साफ गाइडलाइंस भी दी। देखिए, पहला, मरीज की हालत ऐसी होनी चाहिए कि वो लाइलाज हो या परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में हो। दूसरा, मरीज की सहमति या फिर उसकी लिविंग विल होनी चाहिए। तीसरा, 2 अलग-अलग मेडिकल बोर्ड्स मरीज को देखेंगे और कंफर्म करेंगे। और चौथा, पूरी प्रक्रिया को ठीक से डॉक्यूमेंट किया जाएगा ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो। तो अब आते हैं सबसे नए केस पर, हरीश राणा केस। ये वो मामला है जिसने कानून की किताबों में लिखी बातों को पहली बार असल जिंदगी में हकीकत में बदला। ये वो पल था जब कानून को जमीन पर उतारा गया। इस केस में ना एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी कानूनी सवाल उठा। सवाल ये था कि क्या
फीडिंग ट्यूब से जो खाना पानी दिया जाता है, जिसे आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन कहते हैं, क्या उसे भी मेडिकल ट्रीटमेंट माना जाएगा? ये एक बड़ा ग्रे एरिया था। और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ दो टूक जवाब दिया। हाँ, उसे भी मेडिकल ट्रीटमेंट ही माना जाएगा, जिसे कानूनी तौर पर हटाया जा सकता है। इस एक जवाब ने ना एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन को दूर कर दिया और एक नई मिसाल कायम की। तो इस पूरी बातचीत से कौन सी वो खास बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए? चलिए, अब कानूनी दांवपेच से हटकर उन बातों पर आते हैं जो हमारे और हमारे परिवार के लिए जानना जरूरी हैं। 4 सबसे जरूरी बातें हैं। पहली, पैसिव यूथनेशिया यानी इलाज रोकना कानूनी है, लेकिन एक्टिव यूथनेशिया नहीं। दूसरी, सम्मान के साथ मरने का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार है। तीसरी, लिविंग विल एक लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट है, जिससे अपनी आखिरी इच्छाएं बताई जा सकती हैं। और चौथी, इसके लिए एक तयशुदा कानूनी और मेडिकल प्रक्रिया है, जिसका पालन करना ही होगा। और आखिर में एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो इस सारी जानकारी को हम सबकी जिंदगी से जोड़ता है। क्या ये बातचीत आपने कभी अपने परिवार के साथ की है? शायद अपनी इच्छाओं के बारे में अपने लोगों से बात करना ही सबसे जरूरी कदम है, ताकि अगर कभी ऐसा मुश्किल वक्त आए तो वो एक सही और सोचा समझा फैसला ले सकें।